हेलो बच्चों, आज हम लोग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का एग्जाम्पल लगाएंगे। ठीक है, ताकि उससे थोड़ा सा आप लोग का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल 2 लगाते हैं। एग्जाम्पल 2 में कहा है कि बताइए कि एक धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर सम हो सकता है वो अगर 2q हो, और विषम हो सकता है यदि 2q + 1 हो। ठीक है, और इसके पहले हम लोग एक चीज़ थोड़ा सा देख लें। जैसे कि अगर मान लीजिए हमको a में डिवाइड करना है b से, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, a में b से डिवाइड किए, मान लीजिए इसका क्वोशंट q हो जा रहा है और इसका रिमाइंडर जो हो जा रहा है वो r हो जा रहा है। और हम लोग इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, a = bq + r। आई बात समझ में। और ये है यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यूक्लिड का की विभाजन प्रमेय का है ये। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल पे चलते हैं। अब हमको क्या बताना है कि कोई ये कहा है पॉजिटिव इंटीजर यानी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी एक जो धनात्मक पूर्णांक होगा वो ये धनात्मक अगर सम पूर्णांक है तो वो 2q का होगा और विषम है तो 2q + 1 का होगा। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 2। मान लिया जाए a एक धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर है। आई बात समझ, पॉजिटिव इंटीजर। हम लोग क्या कर लिए, लेट कर लिए कि a एक धनात्मक पूर्णांक है। अगर a एक धनात्मक पूर्णांक है और मान लीजिए माना a एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b जो कि यहाँ पे है b इज लेस देन b = 2। ठीक है, b = 2। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं। अगर हम लोग इसको डिवीज़न एल्गोरिथम से देखें तो हम लोग लिख सकते हैं a = 2b + r। 2b की वैल्यू तो 2 है, 2q + r। यहाँ से a = 2q + r। अब r की वैल्यू बाई दिस डेफिनेशन r इज़ ग्रेटर देन r = 0 बट लेस देन b, यानी r की वैल्यू b से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर r की जो वैल्यू होगी वो यहाँ b क्या है, 2 से कम होनी चाहिए। तो r की वैल्यू अगर 2 से कम हो तो क्या हो सकता है, देयरफॉर r = हो जाएगा 0 और 1। 0 और 1, और क्यों निगेटिव नहीं लिए हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो r = हो जाएगा 0 और 1। यानी अब इस बारी बारी से हम लोग एक बार r की वैल्यू 0 रख दें और एक बार r की वैल्यू 1 रख दें। अतः देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं a = 2q + 0 या a = 2q, और दूसरा a = 2q + r की जगह पे 1, a = 2q + 1। ठीक है, अब हमको पता है कि किसी भी नंबर में, किसी भी इंटीजर में अगर हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आता है, अगर 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इवन यानी सम संख्या हो जाती है, और यदि उसमें 1 प्लस कर दें तो वो क्या हो जाती है, विषम संख्या। यानी अगर मान लीजिए हम कोई भी 2q जो है कोई भी मान लीजिए 5 नंबर है तो 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10।
और 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 और प्लस 1 क्या हो जाएगा 11। यानी अगर किसी भी नंबर में 2 का मल्टीप्लाई है तो वो एक क्या हो जाएगी सम संख्या, और अगर उसमें +1 कर दिया जाए तो वो हो जाएगी एक विषम संख्या। इस प्रकार, और ए क्या है, ए इज़ पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि धनात्मक पूर्णांक। यानी कि ए जो है, ए एक धनात्मक पूर्णांक है, तो ये सम भी हो सकता है। अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका सम 2q हो जाएगा, और 2q प्लस क्या हो जाएगा 1 विषम हो जाएगा। अतः धनात्मक समपूर्णांक इसको बिठा देते हैं या यहाँ लिख देते हैं। अतः धनात्मक समपूर्णांक इज इक्वल टू 2q और धनात्मक विषम पूर्णांक इज इक्वल टू 2q प्लस 1। बात क्लियर हुई? तो अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। ठीक इसी तरीके से एग्जाम्पल 3 है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल 3। कहा है दिखाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। ठीक है, जहाँ पर q एक पूर्णांक है, ये गिवन है। अच्छा, अब आइए, कहा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। तो मान लीजिए, माना धनात्मक a इज इक्वल टू, या माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b इज इक्वल टू, आपको क्या करना है 4q प्लस 1 का करना है, तो b इज इक्वल टू 4 ले लिया जाए। ठीक, अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग इसको इस वे में लिखना चाहें, किसमें, यूक्लिड के डिवीज़न लेमा के फॉर्मूले से लिखना चाहें, तो हम लोग लिखेंगे कि a इज इक्वल टू 4q प्लस r, और बाय डेफिनेशन r की वैल्यू b से लेस होनी चाहिए, यानी कि बाय डेफिनेशन यानी कि r इज लेस देन 4। तो r की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, देयरफॉर r इज इक्वल टू 0, 1, 2 और 3। अब ये सारे नंबर्स 1 बाय 1 इसमें रख दिए जाएं। ठीक है, सारी वैल्यूज़ पुट करने पर r के सभी वैल्यू रखने पर रख दीजिए, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 4q प्लस 0 इज इक्वल टू 4q, ये एक ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा a इज इक्वल टू 4q प्लस 1। तीसरा हो जाएगा a इज इक्वल टू 4q प्लस 2, और चौथा हो जाएगा a इज इक्वल टू 4q प्लस 3। यहाँ तक की बात क्लियर हुई? अब इसमें ध्यान से आप देखिए कि 4 क्या है,
4 इवन है, यानी कि सम संख्या है। अगर ये सम संख्या है तो किसी भी, यहाँ पर q क्या है, q एक पूर्णांक है, यानी q एक इंटीजर है, ये गिवन है। तो अगर q कोई भी पूर्णांक होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 11 12 कोई भी पूर्णांक होगा, तो अगर उसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कैसा आएगा, इवन आएगा, यानी सम आएगा। लेकिन हमको किसका पता करना है, विषम का पता करना है, इसलिए इसको नहीं लेंगे। ठीक इसी तरीके से ये भी है, इसमें भी 2 है, 2 से ये कट सकता है। तो जो नंबर 2 से कैंसिल हो जाए वो नंबर क्या होता है, सम संख्या होती है, यानी इवन नंबर होता है। ये भी 2 से कैंसिल हो सकता है और ये भी 2 से कैंसिल हो सकता है, यानी कि ये और ये हम लोग नहीं लेते हैं। बचा क्या, एक ये और एक ये। चूंकि ये 2 से कैंसिल नहीं हो रहा है और ये 2 से कैंसिल नहीं हो रहा है, इसलिए ये विषम हो जाएगा और ये भी विषम होगा। यानी कि अगर a इज इक्वल टू 4q प्लस r है, यानी अगर a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है और b 4 है, तो इसमें दो विषम संख्याएं हो सकती हैं, या तो a इज इक्वल टू 4q प्लस 1 और a इज इक्वल टू 4q प्लस 3। तो हम लोग लिखेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक इज इक्वल टू, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पूर्णांक a इज इक्वल टू हो जाएगा 4q प्लस 1 तथा a इज इक्वल टू 4q प्लस 3। क्लियर हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, लास्ट है और इसको हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 जो है आपका, एग्जाम्पल 4 में ये कहा है कि एक मिठाई बेचने वाला है और उसके पास 420 काजू की बर्फियां हैं, 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां हैं, और ये चाहता है कि इनका ढेर बना के, जैसे अपनी शॉप के सामने ढेर बना करके रखे। और ये भी ये चाहता है कि जो हम काजू की और बादाम के बर्फियों की जो ढेर बनाए, वो एक तो कम स्पेस ले, और दूसरा क्या है, एक तो वो उसको कम स्पेस लेना हो, और दूसरा क्या है, हर एक ढेर में बर्फियों की संख्या भी समान होनी चाहिए। हर एक ढेर के परत में बर्फियों की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग इन दोनों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। तो इनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे तो कैसे, 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 क्या है, बादाम की बर्फियां। तो मान लीजिए, माना a इज इक्वल टू 420 और b इज इक्वल टू 130। तो लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीज़न क्या हो जाएगा, 420 इज इक्वल टू, या इसको इस तरह से कह सकते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, या a की जगह पे 420 इज इक्वल टू b की जगह पे 130। q क्या हो जाएगा, q क्या होता है, कोशेंट होता है, यानी कि 420 में 130 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 39 0, यानी कि 03, यानी कि हम लोग 130 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, 3,
यानी ये क्या है, ये A है, ये B है, ये Q है और ये क्या है, R है। तो Q की जगह क्या लिखा जाएगा 3 और R की जगह क्या लिखेंगे 30। यहाँ तक की बात समझ में आई। अब इसकी ये हो गया A, B, Q और R। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होंगे, नेक्स्ट स्टेप में ये जो B होता है वो A बन जाता है और ये जो R होता है वो B बन जाता है। यानी कि हम नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे वो 130 इज इक्वल टू 130 इज इक्वल टू 30। ये जो B था वो A हो गया, जो R था वो 30 हो गया, इनटू अब यहाँ पर ये कितनी बार में जाएगा, तो 30 में 30 से 130 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, सॉरी हाँ 130 में, तो ये हो जाएगा आपका तो ये हो जाएगा 420 में 130 से डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार जाएगा, सॉरी 30 से, कितना हो जाएगा 14, ये कुछ 420 है और ये क्या है 130 है, 420 130 तो 30 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 130 को 30 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ओहो यानी कि 30 इंटू 4 और प्लस ये हो गया आपका क्वेश्चन, रिमाइंडर कितना बचा 10 और कितनी बार गया 4 बार। अब फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये जो B था वो A बन जाएगा, जो R था वो क्या बन जाएगा B, यानी कि फिर लिखेंगे 30 इज इक्वल टू 10 कितनी बार में आएगा 3 और प्लस रिमाइंडर क्या बच जाएगा 0। ये काम हम लोग तब तक करेंगे जब तक कि 0 रिमाइंडर ना आ जाए, ठीक। अब इस कंडीशन में ये जो 10 हो जाएगा यानी ये जो B हो जाएगा यही हो जाएगा इन दोनों का महत्तम समापवर्तक। यानी वो काजू और बादाम की 10-10 की ढेरियाँ बनाएंगे तो वो स्पेस भी कम हो जाएगा और इक्वल मात्रा में ढेरियाँ वो बना करके रख भी सकते हैं। यानी लिखा जा सकता है कि प्रत्येक ढेरियों में बर्फियों की संख्या इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी 10। ये हो जाएगा आंसर। अब एक आप लोगों को एक चीज़ बतानी है, जो थोड़ा सा कुछ बच्चे कमेंट किए थे कि मैम लेमा और एल्गोरिथम में डिफरेंस क्या है। तो देखिए लेमा क्या है कि यूक्लिड का जो फार्मूला है, जो ये फार्मूला, ये मतलब कि ये यानी कि इसका हर स्टेप जो है हम लोग इसके ही थ्रू करते हैं। जैसे ये स्टेप भी यही है और ये स्टेप भी यही है और ये स्टेप भी इसी से किए हैं एक्सप्लेन। तो हर अलग अलग स्टेप तो डिवीज़न लेमा कहलाएगा, लेकिन ये जैसे इसका जो चरण है अलग अलग, इसके बाद ही ये पॉसिबल है और इसके बाद ही ये पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि इसके बाद ये कर सकते हैं। तो इनको क्रम से चरणबद्ध तरीके से अगर हम किसी नियम के अंतर्गत करते हैं डिवीज़न लेमा को यूज़ या किसी विशेष चीज़ का मान निकालने के लिए किसी नियम का चरणबद्ध तरीके से अगर हम लोग प्रयोग करते हैं तो वो पूरा तरीका क्या कहलाता है, एल्गोरिथम।
ठीक है। एल्गोरिथम का ये आपको शाब्दिक अर्थ यहाँ बता देते हैं, लिखा है एल्गोरिथम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। सुपरिभाषित यानी इसका प्रत्येक स्टेप जो है परिभाषित है। किससे परिभाषित है? लेमा से। ठीक है, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है। इसमें से किसी को भी हम लोग हटा नहीं सकते। ऐसा नहीं कि पहले ये कर दिए फिर ये कर दिए फिर ये, या ये कर दिए फिर ये कर दिए, ऐसा नहीं। ये चरण है, इनके ये स्टेप इतने होने ही होने। तो ये पूरी जो श्रृंखला होती है ना, इस पूरी श्रृंखला को एल्गोरिथम कहते हैं। और इसका प्रत्येक स्टेप जो है क्या कहलाएगा? लेमा कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया अब आप लोगों को? थैंक यू। अब आप लोगों का ये एग्जाम्पल हो गया। आप लोग क्वेश्चन लगाएंगे, अगर कोई क्वेश्चन फंसता है तो पूछिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।